हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ बातें। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ओम्स लॉ ने क्या बताया था। उसने बताया था कंडक्टर में अगर जितना भी करंट हम पास करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं हमारे पास में क्या है, एक कंडक्टर है। इस तरीके से मैं यहाँ पे कंडक्टर बना लेता हूँ। ये हमने बना लिया कंडक्टर, यानी आप वायर का भी एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि तार में से क्या होता है, करंट पास आउट होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये क्या है, कुछ तार है जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई हम L मान लेते हैं। इसकी लंबाई है हमारे पास में L और इसका जो एरिया है वो हम मान लेते हैं A, कि A क्या है, इसका एरिया है। तो वो कहता है कि ये जो कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर में हम जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैं जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I के द्वारा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बताया था इस लॉ ने, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ current is flowing through any conductor. Current is flowing through any conductor, वो क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना उसके अंदर क्या अप्लाई किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा। थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied voltage या फिर to the applied potential difference, through it, कि जितना ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। अब यहां पे क्या होगा, देखो जैसे मैं मान लेता हूं ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो मैं मान लेता हूं वो क्या है, वो R है। मैं सपोज करता हूं कि ये जो कंडक्टर लिया था मैंने, इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है। तब तक ये जो रेजिस्टेंस है, अगर जब तक ये रेजिस्टेंस सेम रहेगा, जब तक ये रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, तब तक तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि जितना उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा जितना ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा। तब तक ये पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही यहां पे रेजिस्टेंस क्या होने लगा, चेंज होने लगा, जैसे ही रेजिस्टेंस क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है, तो यहां पे जो कंडीशन है ये भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो क्या लग जाता है, इसकी जगह पे लग जाता है R, और R क्या होता है, R होता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, देखो रेजिस्टेंस की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो V ऊपर आ जाएगा और I आ जाएगा नीचे, है ना। V क्या होता है, V वोल्टेज होती है यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और I क्या होता है, I होता है आपका करंट। तो ये हो गया 1 वोल्ट, मान लेते हैं हम 1 वोल्ट है, और करंट कितना है, करंट इसमें से फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट यहाँ पे मानी जाती है वो मानी जाती है ओम, यानी ये जो 1 वोल्ट डिवाइड में 1 एम्पियर होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 ओम के बराबर होता है, OHM, ये 1 ओम के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस बताने लग जाऊं तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि 1 ओम रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का होता है जिसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है जब आप उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी 1 वोल्टेज अप्लाई करते हैं। दोबारा सुनो, इसका सिग्निफिकेंस आप क्या बताएंगे कि 1 ओम रेजिस्टेंस वो होता है जब हम कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करें, किसके प्रेजेंस में, जब हम उसके अंदर क्या अप्लाई कर रहे हैं, 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सिग्निफिकेंस क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, कि ये उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी इन विच 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, कब फ्लो कर रहा है, अंडर द
प्रेजेंस ऑफ 1 वोल्टेज, या फिर आप कह सकते हैं अंडर द प्रेशर्स ऑफ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, कि इतनी प्रेजेंस में, एक वोल्टेज की प्रेजेंस में 1 एम्पियर करंट जो फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर से, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं 1 ओम। तो यहां से रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है? देखो, जैसे मैंने कहा था कि जब तक रेजिस्टेंस सेम रहेगी तब तक ये जो हमारा ओम्स लॉ है कि करंट उतना ही फ्लो करेगा जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे। अगर ये सेम रहती है रेजिस्टेंस, तब तो ये बात लागू होती है। लेकिन जैसे ही हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, यानी अगर मैं रेजिस्टेंस को घटा दूं या फिर बढ़ा दूं, यानी अगर मैं रेजिस्टेंस को क्या कर रहा हूं, रेजिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो इस केस में जो करंट इसके अंदर से जो फ्लो कर रहा है वो क्या होना शुरू कर देगा? डिक्रीज होना शुरू कर देगा। सिमिलरली अगर मैं रेजिस्टेंस को क्या कर दूं, अगर मैं रेजिस्टेंस को घटाना शुरू कर दूं, यानी कम करना शुरू कर दूं, तो करंट क्या होगा? करंट यहां पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए प्रतिरोध उत्पन्न करता है। यहां से हम डिफाइन कैसे करेंगे रेजिस्टेंस को? तो आप लिखेंगे रेजिस्टेंस, क्या बताया हमने रेजिस्टेंस को? रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर से, उसे उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करता है। यानी हम लिख सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल की यह क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, या फिर एनी कंडक्टर भी कह सकते हैं आप, एनी मटेरियल जो क्या करती है? जो अपोज करती है, विच अपोज द किससे अपोज करती है? किसके लिए अपोज करती है? करंट जो फ्लो करता है उसके लिए अपोज करती है। विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर या फिर इन अ मटेरियल इज कॉल्ड, वो क्या हो जाती है? वो आपकी रेजिस्टेंस कहलाई जाती है। अब यहां से मुझे रेजिस्टेंस के बारे में तो पता चल गया कि रेजिस्टेंस क्या था? जो करंट को जो फ्लो कर रहा है उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है वो कंडक्टर में किस बेसिस पे कर रहा है? क्या लंबाई के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस का, या हम एरिया बढ़ा देते हैं उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस का? तो उसमें हम क्या बताएंगे? देखो, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी आप किसी कंडक्टर की अगर लंबाई बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे कि इसकी लंबाई अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा? जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर से, जो करंट फ्लो करता है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना। तो यहां पे क्या होता है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। सेकंड पॉइंट आप क्या बताएंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ता जाएगा, ये जो एरिया वाला पोर्शन है, अगर ये बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ये घटती चली जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती चली जाएगी तो करंट क्या होगा आपका? इंक्रीज करता जाएगा। यानी करंट की जो फ्लूइडिटी है, जो फ्लो कर रहा है करंट, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से हम इसको इक्वेशन नंबर नाम 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर नाम मान लेते हैं 2, और इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। तो कर दीजिए कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है L/A के। और जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इसके स्थान पे लग जाता है रो। क्या लग जाता है? रो लग जाता है L/A। ये रो क्या होता है? देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, रो होता है रेजिस्टिविटी। क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है। इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे कि क्या होती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, यहां पे देखो ये जो रो है इसे रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, और इसका एक दूसरा भी नाम है भाई, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसे बोला जाता है, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो आर की जो यूनिट होती है, यानी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, उसे हम मानते हैं ओम। यूनिट क्या हो जाती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम। तो ये आप बातें याद रखेंगे, एक एक नंबर में क्वेश्चंस इनका बन जाता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। अगर आप इसका सिंबल पूछें तो ओम का सिंबल इस टाइप का दिखता है भाई, ये ओम का सिंबल होता है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। देखो हम यहां से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं तो एरिया यहां पे मल्टीप्लाई चला जाएगा और लेंथ यहां पे डिवाइड में आ जाएगी। तो कर दीजिए, देखो जो रो है रेजिस्टिविटी हो क्या हो जाएगी? R × A/में L आ जाएगा।
अब अगर मैं एरिया को क्या मान लूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लूं, और लेंथ को क्या मान लूं, मैं लेंथ को भी 1 मान लूं, यानी अगर मैं मान लूं लंबाई कितनी है, लंबाई 1 सेंटीमीटर है, और एरिया कितना है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इन वैल्यूज को मैं इसमें पुट कर देता हूं तो जो रो होता है यानी रेजिस्टिविटी होती है वो किसके बराबर आ जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगी। तो यहां से आप रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप लिखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। कब होती है, जब जो हमने कंडक्टर लिया था उसकी जो डायमेंशंस हैं वो हम क्या मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं। तो देखिए हम यहां पे डेफिनेशन लिख देते हैं रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी आप लिखेंगे इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो लिख दो इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर की जो वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी वो इक्वल होती है रेजिस्टेंस के, ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट डायमेंशंस, कि ऐसा कंडक्टर जिनकी जो डायमेंशंस हैं वो यूनिटी में अगर दी गई हैं, यानी उसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर ऐसा कोई कंडक्टर है तो उस केस में जो रेजिस्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिट और बता देते हैं हम कि जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी यूनिट कैसे निकालेंगे। तो देखो ये वाले रिलेशन आप याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हम यूनिट भी निकालते हैं, देखो यहां पे लिख देते हैं यूनिट। अब जो रो है, जो रेजिस्टिविटी है वो क्या फॉर्मूला है, R इंटू ए अपॉन में L, R इंटू ए अपॉन में L। अब R की जो यूनिट बताई थी क्या बताई थी, ओम बताई थी, तो इसकी यूनिट हो गई ओम। और एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड में। लंबाई की यूनिट क्या होती है, लंबाई की यूनिट सेंटीमीटर होती है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, तो रो की यूनिट क्या बन गई, रो की यूनिट बन गई ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इस तरीके से आपने कंसेप्ट्स को याद रखना होता है। अब हम कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होती है। देखो कंडक्टेंस वो होता है जिसकी सहायता से कंडक्टर के अंदर करंट आसानी से अगर फ्लो कर रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। और करंट अगर आसानी से फ्लो कर रहा है इसका मतलब उसकी कंडक्टेंस भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन सिंपल वे में जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। और जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है, यानी रेसिप्रोकल होती है। जो कंडक्टिविटी होती है वो उल्टी होती है रेजिस्टिविटी की। तो आप यहां से इनको डिफाइन कैसे करेंगे, आप लिखेंगे इट इज इक्वल टू द, या फिर आप लिख सकते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, कि ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और इसके केस में आप क्या कहेंगे, आप लिखेंगे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, कि ये क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टिविटी आर कॉल्ड कंडक्टिविटी, उसे हम क्या कह देंगे, कंडक्टिविटी कह देंगे। और यहां पे जो कंडक्टिविटी होती है इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है भाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो आपने वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी इसी को बोला जाता है भाई। ठीक है, कंडक्टिविटी। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम इनकी यूनिट्स बताते हैं। देखो जो R था, R क्या था, रेजिस्टेंस था, और इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट थी ओम। इसकी यूनिट क्या थी, ओम थी। तो अगर ओम नीचे है ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगी इसकी वैल्यू, है ना। तो इसकी यूनिट होती है पर ओम। क्या यूनिट होती है, पर ओम इसकी यूनिट होती है। या फिर आप पर ओम को क्या कह सकते हैं, साइमन भी कह सकते हैं भाई, साइमन। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एस के द्वारा। तो जो कंडक्टेंस होता है उसकी 2 यूनिट होती है, या तो पर ओम या फिर आप क्या कह सकते हैं, साइमन कह सकते हैं। सिमिलरली जो कंडक्टिविटी होती है इसकी यूनिट क्या होती है, देखो इसकी यूनिट अभी बताई थी, इसकी यूनिट बताई थी ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट बताई थी। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो इसकी यूनिट बन जाएगी पर ओम पर सेंटीमीटर, इसकी यूनिट बन जाएगी। और यहां पे पर ओम को क्या बताया है मैंने, अभी साइमन बताया है, तो इसकी एक और यूनिट भी बन जाती है जिसे हम कहते हैं साइमन पर सेंटीमीटर। साइमन पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने इनकी यूनिट्स को याद रखना है। अब हम रिलेशन निकालते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के अंदर। तो हमारा टॉपिक बन जाएगा रिलेशन बिटवीन, हालांकि नाम से नहीं आता है, इसमें एक फॉर्मूला आपका डिराइव होगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं
रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस की कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन बताओ, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगी। देखो हमें क्या पता है कि जो रेजिस्टेंस था किसके बराबर था, रो L बाय A के बराबर था, है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं, देखो रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस का उल्टा। अभी बताया था दोनों क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। और रेजिस्टिविटी को हम लिख सकते हैं कि ये किसकी उल्टी होगी, कंडक्टिविटी की उल्टी होगी। और कंडक्टिविटी यानी कापा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू में L बाय A, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो कापा है, कापा को तो मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाता हूं, और जो ये कंडक्टेंस है इसे मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाता हूं। तो देखो कापा इधर आ गया, इज इक्वल टू C इंटू L बाय A, ये बन गई। ये हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसमें L बाय A को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सेल कांस्टेंट। तो अगर आपसे पूछ ले कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट, तो आप बताएंगे कि ये रेशियो होती है लेंथ की और एरिया की, L बाय A, दीज आर द सेल कांस्टेंट। ठीक है, यहां से हमारी ये यूनिट बन गई। लेकिन अगर मैं यहां पे लंबाई क्या मान लूं, 1 सेंटीमीटर मान लूं, और एरिया क्या मान लूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लूं। जैसे अगर मैं कह दूं कि जो लंबाई है, यदि जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है और जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इन दोनों की वैल्यूज अगर मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो जो कापा है यानी जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, कंडक्टेंस के बराबर आ जाएगी। तो यहां से भी आप कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किस कंडक्टर की, हैविंग यूनिट डायमेंशन, जिसकी यूनिट डायमेंशन होती है उसके जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो कंडक्टेंस के बराबर होती है। तो आप यहां से लिख भी सकते हैं, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं डेफिनेशन, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग, जिसकी क्या है भाई, जिसकी यूनिट डायमेंशंस हैं, हैविंग यूनिट डायमेंशंस आर कॉल्ड कंडक्टिविटी, उसे हम क्या कह देंगे, कंडक्टिविटी कह देंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो ये कापा है, कापा किसके बराबर था, कापा आ गया कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। यहां से हमारा ये एक और फार्मूला बन गया कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी डायरेक्ट सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिले तो यहां पे पुट कर देना, और कंडक्टेंस की वैल्यू यहां पे डायरेक्टली किसकी वैल्यू निकल जाएगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो ये थी हमारी ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ बातें कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज क्या होते हैं या फिर यूनिट्स क्या होते हैं। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।